हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है आपकी एम्स नॉसेट में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। आपको डेली बेसिस पे मेरे चैनल पे 3 वीडियो अवेलेबल करवाई जा रही है, 3 वीडियो मिल रही है जिसमें आपका 90 क्वेश्चन डेली सॉल्व किए जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं। कुछ ही उसमें से 2-4 क्वेश्चन होते हैं जो इम्पोर्टेंट लगता है, वो क्वेश्चन ले लिए जाते हैं। बाद बाकी सभी के सभी आपका प्रीवियस के पेपर हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। यदि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जो भी क्लास ली जा रही है डेली बेसिस पे सारी पीडीएफ अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर लीजिएगा। आपको जो दोनों का लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड आपका मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो वेद नर्सिंग क्लासेस के नाम से ही है, जो कि आप सर्च लिस्ट में आ जाएगा आपका, तो आप डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इन अ नॉर्मल अडल्ट इज। एक सामान्य वयस्क में सर्वाइकल वर्टिब्रा की संख्या होती है, कितना होगा आपका वर्टिब्रा इन नॉर्मल अडल्ट की बात किया गया है। ऑप्शन ए में 11 है, बी ऑप्शन में आपके पास है 9, सी ऑप्शन में आपके पास है 5 एंड डी ऑप्शन में आपके पास कितना है 7 है। तो नॉर्मल अडल्ट की बात किया है तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसमें क्या होंगे, आप लोग के पास इतना टाइम मिल जाता है कि आप भी अपना राइट आंसर अपने कमेंट में कर सकते हैं या फिर आप अपने आप में सोच सकते हैं कि इसमें राइट क्या होगा, ताकि इसमें आपको इवैल्यूएट हो जाएगा कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं 30 में। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा 7। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखेंगे सर्वाइकल से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया डियर वर्टिब्रा, तो आपका 7 है। यदि थोरासिक पूछता तो आपका 12 आता, एंड लंबर से पूछता तो 5 आता। तो यहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्रा की बात किया है तो राइट आंसर ऑप्शन डी आया, 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आ स्ट्रॉन्ग वेट बियरिंग, देखिएगा सिनोवाइल ज्वाइंट विथ इरेगुलर एलिवेशंस एंड डिप्रेशन दैट प्रोसीजर इंटरलॉकिंग ऑफ द बोन्स इज कॉल्ड। यानी कि देखिएगा यहाँ पे जो पूछा गया क्वेश्चन में डियर, अनियमित देखिए ओनियन और गड्ढों के साथ एक मजबूत भार वहन करने वाली साइनोवियल जोड़ जो होता है हड्डियों के इंटरलॉकिंग का निर्माण करती है, क्या कहलाती है। यहाँ पे वही दिया गया, प्रोड्यूस कर रहा है इंटरलॉकिंग ऑफ द पोल्स दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन को आप करेक्ट ऑप्शन कर सकते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है आपका वेस्टिगेल टेल आपका दिया गया है। बी ऑप्शन में आपके पास क्या है, बी ऑप्शन में क्या है यहाँ पे सिम्फाइसिस प्यूबिक्स है। सी ऑप्शन में सैक्रोइलियक ज्वाइंट है। डी ऑप्शन में आपके पास सैक्रोकोसिजियल ज्वाइंट है। फिर और ऑप्शन दिया गया डियर, जिसमें से आपका पूछा है कि आपका इंटरलॉकिंग ऑफ द बोन्स दैट इज कॉल्ड, जो हमारी बोन्स को इंटरलॉक करके रखता है वो क्या कहलाएगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, सैक्रोइलियक ज्वाइंट। सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम देखेंगे द ट्रू वेस्टिजल टेल ऑफ ह्यूमन्स arises from distal remnant of the embryonic tail. It contains adipose and connective tissue. Adipose and connective tissues, central bundles of देखिएगा striated muscles, blood vessels, and nerve is converted by skins and does not contain bone, cartilage, देखिए notochord and spinal cord। यानी मानव की वास्तविक अवशोषी पूंछ भ्रूणीय पूंछ के दूरस्थ अवशोष से उत्पन्न होती है। इसमें वसा और संयोजी ऊतक दोनों होते हैं। यहाँ पे दिया गया है कैडिपोज एंड कनेक्टिव टिश्यू, दोनों क्या होगा मिला है कंटेंस, जिसमें से सेंट्रल बंडल्स यानी धारीदार मांसपेशियों के केंद्रीय बंडल्स रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं त्वचा से ढकी होती है। जो आपको यहाँ दिया गया सेंट्रल बंडल्स ऑफ
यहाँ पे स्टेटेड मसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व इज कवर, क्या क्या हुआ, कवर बाय स्किन्स एंड डज नॉट कंटेन बोन, यानी कि जो भी यहाँ पे इसमें हड जो होता है ढकी होती है और इसमें हड्डी उपस्थित, नोटोकार्ड और रीढ़ की हड्डी नहीं होती। यहाँ पे वो दिया हुआ कौन कौन से नहीं होगा, बोन, कार्टिलेज, नर्व एंड स्पाइनल कोड, ये सब इसमें क्या होगा, उपस्थित नहीं होगा। तो राइट आंसर इसमें आपका आपका ऑप्शन सी है, जो कि हम देख चुके हैं। अभी फर्स्ट में हमने देखा किसके बारे में, वेस्टिजियल टेल के बारे में, कि वो क्या कहलाता है और कहाँ पे होगा। नेक्स्ट में आपका सिंपैथिक पीबिक्स है। सिंपैथिक पीबिक्स जो है आपका, पीबिक सिंपैथिस इज या देखिएगा कार्टिलेंजियस ज्वाइंट, क्या है, कार्टिलेंजियस ज्वाइंट that sits between and joints left and right the superior rami of the pubic bones which is located in front of and below the urinary bladder, क्या है, urinary bladder। ये आपका सिंथेसिस पीबिक से रिलेटेड बताया गया है, जो कि जिसमें देखिएगा कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो है आपका ज्वाइंट, देखिए यहाँ पे कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, तो आपका जोड़ ए है जो मूत्राशय के सामने और नीचे स्थित पीबिक हड्डियों के ऊपरी रेमी के बाएं और दाएं के बीच बैठता है और जुड़ता है, जो कि आपका क्या दिया हुआ है, जो ज्वाइंट है साइड्स बिटवीन एंड ज्वाइंट लेफ्ट एंड राइट द सुपेरियर रेमी ऑफ द पीबिक बोन विच इज लोकेटेड इन फ्रंट एंड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, कहाँ पे है, फ्रंट ऑफ एंड बिलो द किसका, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, ये चीजें आपका दिया गया है। बीच में ये क्या होता है, लोकेट होता है, बैठता है, तो इसमें सिम्फेसिस पी भी आपका ये हुआ। देन उसके बाद सैक्रो, देखिएगा सैक्रोसियल ज्वाइंट जो है आपका, सैक्रोकोसिकियल ज्वाइंट इज एन, देखिए amphiarthroidal joint formed between the oval surface at the apex of the sacrum and the base of किसका, coccyx and the base of coccyx, यानी कि जो जोड़ है देखिए ट्रैकिस के शीर्ष पर अंडाकार सतह और कोशिकीय के आधार के बीच गठित एक उभयलिंगी जोड़ है। यहाँ पे वही दिया हुआ गया है कि जो भी ये सैक्रोकोसिकियल ज्वाइंट इज एन amphiarthroidal joint जिसमें form between oval surface at the apex of the sacrum and the base of coccyx and the base of coccyx, यहाँ पे चारों के बारे में डिस्क्राइब कर दिया गया है। यदि कोई भी क्वेश्चन यदि आता है एग्जाम में तो राइट आंसर आप कर लीजिएगा, ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए के बारे में भी बताया गया, बी में बारे में और डी के बारे में, सी के बारे में तो आपको सैक्रोइलियक ज्वाइंट के बारे में बताया गया है कि जो हमारा इंटरलॉक करता है। ए में हमने यही चीज देखा कि स्किन को कवर करके रखता है और उसमें कौन कौन सा नहीं रहता, कार्टिलेज, नोटोकोड, स्पाइनल कोड, ये सब जो है उसमें उपस्थित नहीं होते हैं। सिम्पैथिस पीबिक्स में हमने ये देखा कि किसके बीच में आपका है, कार्टिलेज, सुपेरियर रैमी ऑफ पीबिक बोन दैट इज लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ बिलो इन द आपका यूरिनरी ब्लैडर। देन आपका सैक्रोसेजियल ज्वाइंट से पूछेगा तो इसमें भी आपका क्या है कि फॉर्म बिटवीन द ओवल सरफेस अपेक्स ऑफ द सैक्रम एंड बेस्ड ऑन द किसके आधार पे, कॉसिक्स के आधार पे। तो चारों के चारों हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, नी ज्वाइंट इज द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट, घुटने का जोड़ निम्नलिखित में से किस जोड़ का उदाहरण है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, या फिर हिंग ज्वाइंट, या फिर फाइबोर्ड ज्वाइंट, या फिर सैडल ज्वाइंट। चार ज्वाइंट दिया गया है, इसमें राइट आंसर क्या आएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन लिया गया आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको पूरी वीडियो के अंत तक बने रहना है, पूरी क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेनी है कि कैसा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में एमएसएन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपका, पीडीएस से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपका, और आपका एक ओबीसी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तीन सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा आता है, उसके बाद कम्युनिटी हो गया, साइकेट्रिक हो गया, ये सारे से भी आते हैं। तो कम्युनिटी सीएचएन का हम अपलोड कर चुके हैं, साइकेट्रिक का भी अपलोड कर चुके हैं, उसमें सब्जेक्ट वाइज नहीं लिखा हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एम्स में जाइएगा, मेरी प्ले लिस्ट के एम्स में आपको जाना है, प्ले लिस्ट एम्स जो बना हुआ है उसमें सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, अपलोड किए गए हैं। आप उस पूरी वीडियो को एक बार वॉच कर डालें। यहाँ पे देखिएगा जो दिया गया है राइट आंसर जो होगा इसमें हिंग ज्वाइंट्स होगा, क्योंकि निम्नलिखित में से किस जोड़ का उदाहरण है, यहाँ एग्जाम्पल पूछा है किसका, नी ज्वाइंट का एग्जाम्पल पूछा गया है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के बारे में जान लेते हैं। द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट या फिर एस्ट्रॉइड ज्वाइंट जो बोलते हैं इज अ टाइप ऑफ क्या है, सेनोवाइड ज्वाइंट इन विच द बॉल शेप्ड surface of one rounded
bone fit into the cup-like depression of another bone. एग्जाम्पल में देखिए आपका कौन सा है, हिप ज्वाइंट है और शोल्डर ज्वाइंट है। यानी कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो बॉल एक सॉकेट ज्वाइंट या एस्पेरॉइड ज्वाइंट जो एक प्रकार की साइनोवियल ज्वाइंट होता है। क्या होता है ये? साइनोवियल ज्वाइंट होता है ये, जिसमें एक गोल हड्डी की गेंद के आकार की सतह दूसरी हड्डी के कफ जैसे डिप्रेशन में फिट हो जाती है। यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिया गया है कि हिप ज्वाइंट और शोल्डर ज्वाइंट। यदि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के एग्जाम्पल यदि पूछता है तो हिप ज्वाइंट और शोल्डर ज्वाइंट आपको ध्यान रखना है। फिर हैंगिंग ज्वाइंट में हमने जस्ट देखा अभी कि ज्वाइंट बिटवीन बोन्स द परमिट मोशन इन ओनली वन प्लेन, यानी कि एग्जाम्पल में अंकेल हो गया, एल्बो हो गया, नी ज्वाइंट, ये तीनों का है जो कि आपका नी ज्वाइंट से रिलेटेड पूछा है। नेक्स्ट आपका देखिएगा पाइवोट ज्वाइंट में आपका क्या है, अ फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट दैट अलाउ ओनली रोटरी मूवमेंट अराउंड या सिंगल एक्सिस, यानी कि एग्जांपल में क्या है इसमें डियर, प्रॉक्सिमल देखिएगा रेडियो अल्नार ज्वाइंट एंड डिस्टल रेडियो अल्नार ज्वाइंट एंड मेडियन देखिएगा अल्थेंटो एक्सिलर ज्वाइंट, ये आपका पाइवोट का एग्जांपल है। नेक्स्ट आपका सैडल ज्वाइंट में क्या होगा, saddle joint is a synovial joint where one of the bone forming the joint is shaped like a saddle with the other bone resting on it like a rider on a horse, यानी कि एग्जाम्पल में देखिए कार्पोमेटाकार्पल joint of the thumb and between the malleus and incus in the middle ear, यानी कि देखिएगा यहाँ पे दिया गया जहां जोड़ बनाने वाली हड्डियों में से एक गांठी के आकार की होती है जिस पर दूसरी हड्डी घोड़े पर सवार की तरह टिकी होती है। यहाँ पे वही चीज दिया गया है कि एग्जाम्पल में कॉर्पोमैक्टल ज्वाइंट द थंब बिटवीन द देखिए मैलिस द इनकस इन द मिडिल ईयर। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हुआ आपका, क्योंकि यहाँ पे नी ज्वाइंट के बारे में पूछा है, अल्बो ज्वाइंट के बारे में पूछता है और आपका अंकल ज्वाइंट के बारे में पूछता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी आता। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों के बारे में यहाँ पे अच्छे से समझाया गया, बताया गया। आप इसे स्क्रीनशॉट भी लेके एक बार पढ़ सकते हैं दोबारा। नेक्स्ट है द रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ज्वाइंट इज कॉल्ड, जोड़ की मरम्मत और पुनर्निर्माण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन सी में है आर्थोडेसिस, बी में है आर्थोटोमी, सी में है आर्थोप्लास्टी एंड डी में एम्पुटेशन। चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो ऑप्शन सी होगा आर्थोप्लास्टी, क्या होगा इसमें? आर्थोप्लास्टी होगा। सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आर्थोप्लास्टी इज क्रिएशन ऑफ एन ओपनिंग इन ज्वाइंट। यहाँ पे क्या है? आर्थोप्लास्टी आपको दिया गया है कि आर्थोप्लास्टी जो है ये क्रिएशन ऑफ एन ओपनिंग इन ज्वाइंट, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ज्वाइंट इज कॉल्ड, यानी जिसका रिपेयर होता है ज्वाइंट्स का, उसे मरम्मत की जाती है, पूर्ण निर्माण होगा, तो किसमें जाएगा? आपका आर्थोप्लास्टी में जाएगा। लेकिन आर्थोडेसिस का सर्जिकल देखिए इमोबाइलाइजेशन ऑफ ज्वाइंट बाय फ्यूजन ऑफ बोन्स, यानी कि आर्थो देखिए डेसिस हड्डियों के संलयन द्वारा जोड़ का सर्जिकल जो होता है स्थिरीकरण है आपका किसमें होगा? आर्थोडेसिस में। इमोलाइजेशन आपको याद रखना, और ज्वाइंट बाय किसके द्वारा? फ्यूजन ऑफ बोन का। देन एम्पुटेशन में क्या होता है इसमें कि रिमूवल ऑफ लिम्ब बाय ट्रोमा हो गया है, इलनेस और सर्जरी हो गई है, तो इसको क्या करना है? रिमूवल ऑफ द लिम्ब बाय ट्रोमा के द्वारा या फिर इलनेस और सर्जरी के द्वारा। तो ये आपका एम्पुटेशन होता है, विच्छेदन जो कहते हैं, अलग कर दिया जाता है, बीमारी या सर्जरी द्वारा अंग को क्या होता है? हटा दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी हुआ आर्थोप्लास्टी, तो राइट आंसर सी इज करेक्ट। आर्थोप्लास्टिस ये आपका रिपेयर वाला था, आर्थोटोमी था डियर, ये आर्थोटोमी जो बी ऑप्शन दिया गया था, ये क्रिएशन ऑफ एन ओपनिंग इन ज्वाइंट, जो कि आर्थोटोमी संयुक्त में एक उद्घाटन का निर्माण है। देखिए अभी तक आर्थोप्लास्टी के बारे में बता रहे थे यहाँ पे, तो रिपेयर एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ज्वाइंट दैट इज कॉल्ड आपका क्या हुआ? ये आपका आर्थोप्लास्टी हुआ। बाद बाकी आर्थोडेसिस एंड आर्थोप्लास्टी और अम्पुटेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो ये आपका ऑप्शन सी होगा आर्थोप्लास्टी जो पूछा गया। ओपनिंग इन ज्वाइंट पूछेगा तो आर्थोटोमी में आएगा, और यदि आर्थोडेसिस में पूछेगा तो आपका क्या होगा? बाय फ्यूजन ऑफ बोन्स। एंड आपका अम्पुटेशन में पूछेगा जिसको हटा दिया जाता है सर्जरी के द्वारा या फिर किसी ट्रॉमा वगैरह के द्वारा, तो राइट आंसर अम्पुटेशन में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया आपका, ये स्किल बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन की टाइप में है आपका, ये रैशनल ली गई है। यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन में क्या है आपका, क्या है क्वेश्चन में,
An 8-year-old girl was diagnosed with a closed fracture of the radius at approximately 2 p.m. And the fracture was reduced in the emergency room and her arm placed in a cast. At 11 p.m., her mothers brought her back to the emergency room due to देखिएगा unrelenting pain that has not been relieved by the prescribed narcotics. What should the nurse do first? ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछते हैं और नोरसिट में तो आपका 10 क्वेश्चन मैंने अभी तक जो देखा 8 से 10 क्वेश्चन इसी से ही पूछता है कि नर्स के द्वारा जो सबसे पहला एक्शन होगा वो क्या होगा। तो यहाँ भी वही चीज पूछा है, क्वेश्चन तो इतना लंबा दे देता है लेकिन आप बिल्कुल छोटा क्वेश्चन रहता है डियर, एक लाइन का रहता है, चाहे तो एक लाइन का भी दे सकता था लेकिन ये आप लोग को इतना बड़ा यहाँ पे दे देता है क्वेश्चन ताकि आपके टाइम पास हो। यदि जो समझदार होते हैं समझ जाते हैं तो एक बार में उनका हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा एक 8 वर्षीय लड़की को लगभग 2 बजे तृतीया के बंद फ्रैक्चर का निदान किया गया। आपातकालीन कक्ष में फ्रैक्चर को कम किया गया था और यहाँ पे क्या है, उसके हाथ को कास्ट में रखा गया था। रात 11 बजे उसकी माँ असहनीय दर्द के कारण उसे वापस आपातकालीन कक्ष में ले आई जो निर्धारित जो निर्धारित जो निर्धारित नशीले पदार्थों से दूर नहीं हुआ था। और नर्स को पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 8 साल की बच्ची है, 8 इयर्स की बच्ची है और यहाँ पे क्या है, आपको फ्रैक्चर हुआ, क्लोज फ्रैक्चर रेडियस जो अप्रोक्सीमेटली 2 p.m. यानी कि लगभग 2 बजे त्रिज्या के बंद फ्रैक्चर का निदान किया गया था, यानी कि क्लोज फ्रैक्चर हुआ था, है ना। तो इसमें सबसे फर्स्ट वो एक्शंस क्या लेगी, नोटिफाई द डॉक्टर इमीडिएटली, या फिर अप्लाई आइस पैक करेंगी, या फिर एलिवेट द आर्म, या फिर आपका गिव एडिशनल पेन मेडिकेशन एज ऑर्डर, मेडिकेशन एज ऑर्डर। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा, तो इसमें जो होगा ऑप्शन सी होगा नोटिफाई द डॉक्टर इमीडिएटली, यानी कि आपको क्या करना है, तुरंत डॉक्टर को सूचना करना है। The compartment syndrome is a serious complication of casting and splitting. Ischemia and irreversible neuromuscular damage can occur. The first देखिएगा first action should be to notify the physician. Applying ice and elevating the arm will worsen the condition further. देखिए कंपार्टमेंट सिंड्रोम कास्टिंग और स्प्लिटिंग की एक गंभीर जटिलता है। इस्केमिया और अपरिवर्तनीय न्यूरोमस्कुलर क्षति हो सकती है। पहली कार्रवाई यह होनी चाहिए कि चिकित्सा को सूचित किया जाए। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, बर्फ लगाने और हाथों को ऊपर उठाने से स्थिति और खराब हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड ड्रॉप इज कॉज्ड बाय एन इंजुरी टू, फूड ड्रॉप इज कॉज्ड बाय इंजुरी टू, पैर गिरना चोट के कारण होता है। तो द टिबियल नर्व, द कॉमन पेरोनियल नर्व, या द ऑब्टूरेटर नर्व, या फिर साइटिक नर्व। पैर गिरना चोट के कारण होता है। फुट ड्रॉप इज कॉज्ड बाय इंजुरी, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, द कॉमन पेरोनियल नर्व। Next question, a nurse is caring for a patient who has had hip replacement. Who has had hip replacement? Which of the following findings are of paramount importance? क्या होगा इसमें importance? एक नर्स एक मरीज की देखभाल कर रही है जिसे हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष सर्वोपरि महत्व के हैं? कौन सा निष्कर्ष होगा जो सर्वोपरि होगा? तो कंप्लेन ऑफ पेन ड्यूरिंग, देखिएगा रिपोजिशनिंग, कब उसका हो रहा कंप्लेन, या फिर स्कैंड ब्लडी डिस्चार्ज ऑन द सर्जिकल ड्रेसिंग, या फिर कंप्लेन्स ऑफ पेन फ्लोइंग फिजिकल थेरेपी, या टेम्परेचर जो रहेगा 101.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि तो इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगा डियर, टेम्परेचर ऑफ 101.8 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 38.7 डिग्री सेल्सियस भी है।
राइट आंसर जो होगा इसमें आपका ऑप्शन डी होगा, डी इज करेक्ट आंसर। टेम्परेचर ऑफ 101.8 डिग्री फ़ारेनहाइट 38.7 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों में राइट आंसर आएगा। जो कि आपको क्या पूछा था इसमें कि हीप रिप्लेसमेंट हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष सौर परिमहत्व है, तो सबसे ज्यादा ये आपका ऑप्शन डी होगा। एक्सेप्ट ऑप्शन डी अदर्स आर नॉर्मल फाइंडिंग होता है फॉलोइंग टीएचआर के लिए, लेकिन इंक्रीज टेम्परेचर इंडिकेट्स क्या करेगा, रिस्क फॉर इन्फेक्शन, क्या होगा, इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाएंगी यदि टेम्परेचर उसका बढ़ा रहेगा, बॉडी का तापमान यदि बढ़ा रहता है तो राइट आंसर इसलिए इसमें क्या हुआ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग चाइल्ड विथ देखिएगा एक्सग्रेटेड लंबर कर्व इज डायग्नोस्ड एज, ऑप्शन ए में है स्क्लेरोलियोसिस, बी में है लॉर्डोसिस, सी में कैफोसिस एंड डी में कैफोएस्कुलोसिस, कैफोएस्कुलियोसिस। चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगा। अंग चाइल्ड विथ एक्सग्रेटेड लंबर कर्व इज डायग्नोस्ड एज, अति रंजित काठ वर्क वाले छोटे बच्चों को निदान किया जाता है, तो राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, लॉर्डोसिस। क्या होगा, बी इज करेक्ट आंसर, इसमें बी आएगा। लॉर्डोसिस इन्वॉल्व लंबर कर्व, स्कोलियोसिस इन्वॉल्व लेटरल कर्व। यहाँ पे क्या बताया है कि लॉर्डोसिस क्या है आपका, इन्वॉल्व लंबर कर्व, यहाँ पे क्या पूछा आपका, लंबर कर्व के बारे में पूछा है, और एस्कुलोसिस के बारे में पूछता ऑप्शन सी में, तो किसके साथ इन्वॉल्व है, लेटरल कर्व, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद काइफोएस्कुलियोसिस इन्वॉल्व बोथ कर्व इन सेम इंडिविजुअल, बोथ कर्व जो रहेगा दोनों कर्व रहेगा लेकिन एक ही सेम इंडिविजुअल, यानी कि एक ही व्यक्ति में दोनों वर्ग शामिल मिलेंगे आपको एक इंसान में, ठीक है ना। नेक्स्ट में काइफोसिस में आपको क्या होगा, ये थोरेसिक कर्व होगा, काइफोसिस में कौन सा कर्व होगा, थोरेसिक कर्व होगा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पक्का है कि आपका एक नंबर कहाँ आएगा। चार जो ऑप्शन है, चार में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, भले जो जिस ऑप्शन का क्वेश्चन आए, तो राइट आंसर इसको आपको करना होगा। तो इसमें ऑप्शन बी और लॉर्डोसिस, बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे लंबर कर्व के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, लॉर्डोसिस इज कॉमन इन द चिल्ड्रेन बिफोर द एज ऑफ, लॉर्डोसिस की उम्र से पहले बच्चों में आम है, तो क्या होगा, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स या 6 ईयर्स, चार ऑप्शन दिया गया डियर। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगी, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा, 5 ईयर्स, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्पल ट्यूनन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द caused by the compression of कार्पल ट्यूनन सिंड्रोम की संपीड़न के कारण होता है, तो मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, या फिर अनार नर्व, या फिर आपका फीमोरल नर्व, या फिर आपका फीमोरल नर्व, चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगी, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, मेडियन नर्व, ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे कार्पल ट्यूनन सिंड्रोम के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन ये आएगा इसमें राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्पल ट्यूनन सिंड्रोम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्पल ट्यूनन सिंड्रोम, कार्पल ट्यूनन सिंड्रोम की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, एलन टेस्ट का, फेलन टेस्ट का, या फिर स्क्रोलिंग टेस्ट का, या फिर टेनरबर्ग टेस्ट का, चार ऑप्शन दिया गया है। आइडेंटिफाई किसको करना, कार्पल ट्यूनर सिंड्रोम के लिए कौन सी टेस्ट की जाएंगी, कौन सी टेस्ट की जाएगा, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, फेलन टेस्ट, बी इज करेक्ट आंसर। फेलन टेस्ट जो whenever is positive when flexing the wrist to 90 degree for 1 minute, देखिएगा elicited symptoms in the median nerve distribution, अभी जस्ट पहले हमने देखा कि क्या होगा, मीडियन नर्व होगा जिसमें क्या होता है, ये 1 मिनट के लिए कलाई को 90 डिग्री तक मोड़ने पर फलन की पैंतरेबाजी सकारात्मक होती है, ये क्या बताया कि मैन्यूवर जो होगा पॉजिटिव होगा, देन आपका जो माध्यिकता तंत्रिका वितरण में लक्षणों को प्रकट करती है, तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन बी हुआ, फेलन टेस्ट, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, a patient who recently underweight, देखिएगा a patient who recently underwent amputation of a leg complain of pain in the amputated part,
द नर्स शुड एक्सप्लेन टू द पेशेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। एक मरीज जिसने हाल ही में एक पैर का विच्छेदन कराया है, वह कटे हुए हिस्से में दर्द की शिकायत करता है। जिस जगह में उनका कटा हुआ है उस जगह में क्या हो रहा है, उसको पेन हो रहा है। नर्स को मरीज को निम्नलिखित में से क्या समझना चाहिए, क्या समझाना चाहिए नर्स को मरीज को, ताकि वो समझ जाए और आपको ज्यादा परेशान ना करें, क्योंकि उनका पेन तो होगा ही होगा। तो ये आपको क्या समझा रही है, देखिए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन सी में द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग सेंट्रल पेन सिंड्रोम, पेन कैन नॉट एग्जिट बिकॉज द लेग हैज बीन एम्पुटेड, देन पेन इज फिनोमेनन नॉन एज गोस्ट पेन, या फिर पेन इज ए रियल एक्सपीरियंस फॉर द पेशेंट, रियल एक्सपीरियंस उसको पूरा अपना अनुभव है पेशेंट को पेन के लिए। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा इसमें, गोस्ट पेन वाला। द पेन इज फिनोमेनन नॉन एज क्या होगा, गोस्ट पेन। सी इज करेक्ट आंसर, इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। गोस्ट पेन देखेगा, फैंटोम पेन sensation are described as perception that an individual experiencing relating to a limb or an organ that is not physically part of the body, amputation or limbs loss। यानी कि भूत दर्द प्रेत दर्द संवेदनाओं को धारणाओं के रूप में वर्णित किया जाता है जो व्यक्ति अंग या अंग से संबंधित अनुभव करता है, जो शारीरिक रूप से शरीर का हिस्सा नहीं, विच्छेदन या अंग हानि है। तो यहाँ पे आपका गोस्ट पेन से रिलेटेड क्या आया कि गोस्ट पेन देखिएगा, फैंटोम पेन सेंसेशन आर डिस्क्राइब एज परसेप्शन दैट एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस रिलेटिंग टू किसके रिलेटेड, लीव और ऑर्गन के रिलेटेड वही चीज दिया गया है। जो भूत दर्द पेट दर्द जो हो रहा है, उनको लग रहा है, एहसास हो रहा है कि मेरे को पैर पैर में क्या है, जब से कटा है या जब से हटाया गया तब से मुझे दर्द है। तो इन धारणाओं के रूप में वर्णित किया जाता है जो एक व्यक्ति अंग या अंग से संबंधित अनुभव करता है, जो शारीरिक रूप से शरीर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो उसे ऐसा एहसास होता है, पहले तो उसका पैर था, उसको लगता था कि मेरा पैर है, उसको वही चीज अनुभव अभी भी हो रहा है, तो थोड़ा बहुत उसको बार बार ध्यान वही जा रहा है कि मेरे को पैर में दर्द हो रही है, ये चीजें उसका मन में बैठ गया है। तो यहाँ विच्छेदन या अंग हानि वही चीज दिया हुआ, अम्पुटेशन और लिम्ब लॉस उसका हुआ, तो वहां पे पेन तो होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल दी फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन एक्सेप्ट, सभी के सभी जो दिया हुआ इसमें ऑप्शन सारे के सारे कारण है किसका, कॉन्स्टिपेशन का, लेकिन क्या होगा एक को छोड़कर, लेकिन एक को छोड़कर एक्सेप्ट में है। इनएडिक्वेट फाइबर इंटेक, डिक्रीज फ्लूइड इंटेक, लैक्सेटिव एब्यूज, डिक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी। क्योंकि यहाँ पे जो पूछा है निम्नलिखित में सभी कब्ज के कारण हैं, लेकिन एक को छोड़कर, कौन कौन से कारण हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन का कारण क्यों होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, पानी कम पीते हैं, फाइबर डाइट लेना भूल जाते हैं, आज के दौर में फास्ट फूड लेना ज्यादा पसंद करते हैं, ये सारी चीजें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम की वजह से उसको बार बार वैसे पेट में प्रॉब्लम रहती है, ये सारी प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, लैक्सेटिव एब्यूज, ये इसमें नहीं आएगा, बाद बाकी तीनों आएगा, ए आएगा, बी आएगा और डी आएगा इसका कारण में। तो लैक्सेटिव एग्जाम्पल में देखिएगा, बाइसेक्लोडली लिक्विड पैराफिन or drug that relieve constipation by losing a stools or induce a bowel movement, it does not causes constipation, ये कारण नहीं है। all other given जो है factor associated with constipation, यहाँ पे वही चीज दिया गया है, जो भी आपको क्या करता है, स्टूल को लूज करता है, और रात में इसको लेना होता है, लैक्सेटिव जो सिरप होते हैं, क्लेमाफिन सिरप होता है, उसको रात में 2 चम्मच लेना चाहिए, देना आपको मॉर्निंग में, जिसको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा, मेलेना सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, मेलेना निम्नलिखित में से किसका सुझाव देती है, हेड इंजुरी, या फिर इंजुरी टू द अपर बाउल, या फिर मिसकैरेज का, या फिर इंजुरी टू द लोअर बाउल। यहाँ पे किसका होगा, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, इंजुरी टू द अपर क्या है, बाउल। तो यहाँ पे देखेंगे, मेलेना इज द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टेड ब्लड पिगमेंट्स इन द फीसेस, किसमें आपका है, फीसेस में, causing a dark cherry appearance and fall odor, and consequence of oxidized iron derived from hemoglobin, which usually occurs
as a result of upper gastrointestinal bleeding. अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग मैंने ना मल में पचाए गए रक्त रंजकों की उपस्थिति है जो हीमोग्लोबिन से प्राप्त ऑक्सीजन ऑक्सीकृत जो हीमोग्लोबिन से प्राप्त देखिए ऑक्सीडाइज्ड आयरन डेरिव्ड फ्रॉम किसे हीमोग्लोबिन से लोहे की परिणाम स्वरूप एक अंधेरा रूखा रूप और दुर्गंध पैदा करता है जो कि आपका यहाँ दिया गया फॉल ऑर्डर कंसिक्वेंस ऑफ यहाँ पे ले दिया गया है जिसमें से डार्क एंड टैरी अपीयरेंस देन जो आमतौर पर ऊपरी जठरांत्र संबंधी रक्त स्राव के परिणाम स्वरूप होता है यानी कि इसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको लास्ट में अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ इसमें यहाँ पे अपर बाउल इंजूरी टू द क्या हो रहा है हमारे अपर बाउल में इंजूरी हो जा रही है उसके वजह से क्या हो रहा है ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ एपिस्टेक्सिस एसोसिएटेड विद यहाँ पे एपिस्टेक्सिस का एसोसिएटेड विद मोस्ट कॉमन कारण पूछा है एपिस्टेक्सिस का सबसे आम कारण निम्न के साथ होता है यूरिनेरिया या इन्फेक्शंस या फिर साइनोसाइटिस या फिर लिटिल्स एरिया या फिर लिटिल्स एरिया तो राइट आंसर जो होगा इसमें आपका ऑप्शन डी होगा लिटिल्स एरिया। देखिए भैया डेली बेसिस पे आपको कम्युनिटी पोस्ट भी किए जा रहे हैं दिन में 2 से 3 क्वेश्चन उसकी सभी का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहिए लाइक भी कीजिएगा उसे एंड कमेंट जरूर करें उसकी राइट आंसर क्या होगी यही क्वेश्चन लिया गया था उसमें मिस्टेक से टाइपिंग हुआ था इसमें एसोसिएटेड विथ आपका जिसमें से राइट आंसर आपका क्या है लिटिल एरिया है जो कि आपका आधे से ज्यादा लोग उसमें 90% लोग रॉन्ग आंसर दे रहे हैं सभी लोग साइनोसाइटिस दे रहे हैं लेकिन राइट आंसर आपके लिटिल्स एरिया होगा उसका। देखिएगा द वर्स्ट मेजोरिटी ऑफ नोज ब्लीड अकर इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द नोज फ्रॉम द नेजल सेप्टम दिस एरिया इज रिचली एंड्रॉइड विथ ब्लड वेसल्स देखिएगा दिस रीजन इज आल्सो नॉन एज लिटिल एरिया नाक से खून बहने का अधिकांश हिस्सा नाक के सेप्टम से नाक के पूर्वकाल या सामने भाग में होता है देखिए वही चीज दिया हुआ है कि वेस्ट मेजोरिटी ऑफ नोज ब्लीड जो होता है अकर इन एंटीरियर या फ्रंट में पार्ट ऑफ द नोज फ्रॉम द नेजल सेप्टम से ठीक है ना यह क्षेत्र रक्त वाहिकाओं या फिर कैसल बैक्स जो कि यहाँ पे दिया हुआ कैसल बैक्स प्लेक्सेस से समृद्ध है इस क्षेत्र को लिटिल का क्षेत्र भी कहा जाता है क्या कहा जाता है लिटिल एरिया इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है लिटिल एरिया तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हुआ ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एपिस्टैक्सिस मैनेजमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्शन एक्सेप्ट एपिस्टैक्सिस प्रबंधन में निम्नलिखित क्रियाएं शामिल है किसके अलावे अप्लाइंग प्रेशर बाय पिंचिंग द नोज अप्लाइंग आइस ओवर द नोज allowing the patient to sneeze keeping the patient in sitting position with the neck flexed तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका चार ऑप्शन दिया गया है चार ऑप्शन इसमें दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया जिससे एक्सेप्ट में पूछा डियर एक्सेप्ट में पूछा गया है तो राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा एक्सेप्ट में तो इसमें आपका ऑप्शन सी आएगा करेक्ट आंसर अलाउइंग द पेशेंट टू स्नीज अलाउइंग द पेशेंट टू स्नीज यहाँ पे अलाउइंग द पेशेंट टू स्नीज एज मे worsen the bleeding all other intervention are recommended in the क्या है recommended in the मैनेजमेंट ऑफ एपिस्टेक्सिस क्योंकि आपको पूछा गया था यहाँ पे एपिस्टेक्सिस मैनेजमेंट कैसे करेंगे जो नाक से ब्लड आ रही है उसको आप कैसे मैनेज करेंगे इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे पूछा गया है इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्या किया गया पूछा गया है तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हुआ आपका इसमें ऑप्शन सी हुआ सी इज करेक्ट आंसर अलाउइंग द पेशेंट टू स्नीज यानी कि रोगी को छींकने देने से रक्त स्राव बिगड़ सकता है और एपिस्टैक्सिस के प्रबंधन में जो भी है सभी है लेकिन हमारा छींकता है रोगी तो उसको क्या होगा रक्त स्राव जो भी हो रहा और ज्यादा क्या हो सकता है बिगड़ सकता है ये इसमें क्या हुआ राइट आंसर आया ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एज रिलेटेड हियरिंग लॉस इज नॉन एज रिलेटेड हियरिंग लॉस इज नॉन है उम्र से संबंधित श्रवण हानि को इस रूप में जाना जाता है तो क्या होगा इसमें राइट आंसर आप लोग भी सोचिए चार ऑप्शन दिया गया है इसमें ओटोस्क्लेरोसिस ओटाइटिस मीडिया प्रेस बायोक्रेसिस या फिर प्रेस बायोपियाई चार ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर क्या होगा एज रिलेटेड हियरिंग लॉस हो रहा है हियर है ना तो राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए आपका
ऑप्शन इसमें सी होगा, प्रेसबाइक्यूसिस। प्रेसबाइक्यूसिस is the hearing loss that gradually occur in older people. It is the most common type of sensorineural hearing loss caused by natural aging of the auditory system, ठीक है ना। ये आपका जो है प्रेस, देखिएगा, प्रेस बाइकेसिस इज द जो होता है सुनवाई हानि है जो वृद्ध लोगों में धीरे धीरे होती है। यह श्रवण प्रणाली की प्राकृतिक उम्र बढ़ने के कारण होने वाला सबसे आम प्रकार का सेंसोरियल हियरिंग लॉस है। यानी कि सेंसोरियल हियरिंग लॉस कॉज्ड बाय किसका, नेचुरल एजिंग ऑफ द ऑडिटरी सिस्टम। यहाँ पे वही पूछा गया, एज रिलेटेड हियरिंग लॉस जो होगा धीरे धीरे वो क्या कहलाएगा, तो प्रेस बाय क्यूसिस कहलाएगा। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन ए सी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोफाउंड हियरिंग लॉस इज डिस्क्राइब एज ग्रेटर देन, एज डिस्क्राइब एज ग्रेटर देन। यहाँ पे प्रोफाउंड हियरिंग लॉस इज डिस्क्राइब एज ग्रेटर देन, यहाँ पे ये पूछा गया क्वेश्चन में आपका। तो देखिए, गहन सुनवाई हानि को इससे अधिक के रूप में वर्णित किया गया है, 20 डेसिबल, 60 डेसिबल, 80 डेसिबल और 40 डेसिबल। राइट आंसर इसमें क्या होगा, 80 डेसिबल। करेक्ट ऑप्शन सी है इसमें। देखिएगा, हियरिंग जो डिग्री ऑफ हियरिंग और डेसिबल कितना होगा, हियरिंग नॉर्मल जो होता है 0 से 20 होता है। यदि माइल्ड हियरिंग पूछेगा 24 to 29 होगा। यदि आपका मॉडरेट यदि पूछता है तो 40 to 69 आएगा। यदि सीवियर पूछता है तो 70 to 89 आएगा। यदि प्रोफाउंड डिफेंस पूछता है तो 90 से भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन हमारा ऑप्शन में जो है विच इज क्लोजेस्ट टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस इज 80 डेसिबल। कितना होता है कि गहन सुनवाई हानि को इससे अधिक के रूप में वर्णित किया गया, यानी कि 80 से, ठीक है ना, 80 से, क्योंकि ये आपका प्रोफाउंड डिफेंस इसी के अंदर आ रहा, 90 से प्लस होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव एरर कॉज्ड बाय एंड डिफरेंशिएट्स द कर्वेचर्स ऑफ द कॉर्निया एंड लेंस इज कॉल्ड, कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड लेंस इज कॉल्ड। कॉर्निया और लेंस की वक्रता में अंतर के कारण होने वाली अपवर्तक त्रुटि क्या कहलाती है, तो एमेटोपेरिया देखिएगा, क्या है आपका, एमेट्रोपिया, या फिर एस्टिग्मेटिज्म, या फिर मायोपिया, या फिर हाइपरमेट्रोपिया। चार ऑप्शन दिया गया डियर। कॉर्निया और लेंस की वक्रता में अंतर के कारण, क्योंकि कॉज्ड बाय डिफरेंसेस द कर्वेचर्स ऑफ द कॉर्निया एंड लेंस इज कॉल्ड। चार ऑप्शन है डियर। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखेंगे हम कि क्या क्या इसके बारे में बताया गया है। अस्टिग्मेटिज्म किसे कहते हैं, इज अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। क्या है अस्टिग्मेटिज्म में, टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर in which the eye does not focus light evenly on the retina, which result is distort blood vision। इसमें क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा उसको क्या होगा, उस पेशेंट को या फिर उस क्लाइंट को जिसको आंख में प्रॉब्लम है, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसे थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। तो किस में जाएगा आपका, अस्टिग्मेटिज्म में जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है इमेट्रोपिया है, इमेट्रोपिया। इमेट्रोपिया में क्या है आपका, देखिएगा, ये विच द आई इज रिलैक्स, आंख जो होता है क्या होता है, जिसमें आंख को आराम दिया जाता है, एंड फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट मोर देन 6 मीटर और 20 फीट अवे, यानी कि आराम दिया जाता है और 6 मीटर या 20 फीट से अधिक दूर की वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है डियर कि एमेट्रोपिया में कितने डिस्टेंस को, दुनिया को केंद्रित किया जाता है ध्यान उसका, तो आपका 6 मीटर और 20 फीट, 6 मीटर रहेगा ऑप्शन में या फिर 20 फीट में रहेगा। तो राइट आंसर करना है। नेक्स्ट आपका क्या है, नियर साइटेंडेंस या फिर मायोपिया, जो नजदीक की चीजें क्या होती है मायोपिया में, दिखाई नहीं देती है। इज ए कंडीशन ऑफ द आई लाइट फोकसेस इन फ्रंट ऑफ इंस्टेड ऑफ द रेटिना। जो निकट दृष्टिकोण या मायोपिया आंख की एक ऐसी स्थिति है जहां प्रकाश रेटिना के बजाय सामने केंद्रित होता है। देन आपका बच गया हाइपरमेट्रोपिया, is a defect of vision that causes the impossibility for rays of light to be focused on the retina but behind it, यानी कि दृष्टि का एक दोष है जो प्रकाश की किरणों को रेटिना पर क्या करती, केंद्रित करने की असंभवता है का कारण बनता है, लेकिन इसके पीछे, किसके पीछे, बट बिहाइंड इट, किसके पीछे,
रेटिना के पीछे। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन बी हुआ, क्योंकि हमारा जो पूछा था रिफ्रैक्टिव एरर कॉज्ड बाय डिफरेंसेस द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड लेंस इज कॉल्ड, तो आपका ऑप्शन बी हुआ अस्टिग्मैटिज्म, बी इज करेक्ट आंसर। Next question, an AIDS client with diabetes mellitus. An AIDS client with diabetes mellitus complain of a painless peripheral loss of vision is at risk for। मधुमेह देखिएगा मेल्टस व मेलाइटिस वाले एक वृद्ध ग्राहक को दृष्टि के दर्द रहित परिधीय नुकसान की शिकायत है, यानी कि एज क्लाइंट विद डायबिटीज मेलाइटिस कंप्लेनिंग ऑफ द पेनलेस पेरिफेरल लॉस ऑफ विजन एट द रिस्क फॉर, क्या हो सकता है, कैटरेक्ट की वजह से हो सकता है, या फिर यूवेटिस की वजह से हो सकता है, या एंगल क्लोजर ग्लूकोमा से हो सकता है, या ओपन क्लोज एंगल ग्लूकोमा से हो सकता है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, इसमें राइट जो होगा ऑप्शन डी होगा, ओपन एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आएगा इसमें। ओपन एंगल ग्लूकोमा मीन्स क्या होता है, that the angle where the iris meets the cornea is as wide and open as it should be. Loss of peripheral or side vision is usually the first sign of glaucoma। यानी कि ओपन एंगल ग्लूकोमा का मतलब है कि जिस कोण पर परितारिका कॉर्निया से मिलती है, यहाँ पे वही चीज दिया गया है कि मीट द कॉर्निया एज एंड वाइड एंड ओपन एट इट शुड बी, देखिए वही मिल रहा है, मीट द कॉर्निया, ठीक है। फिर उसके बाद उतना ही चौड़ा और खुला होता है, उतना ही क्या होता है, वाइड एंड ओपन होता है, ठीक है। देन उसके बाद जितना होना चाहिए, शुड बी, जितना होना चाहिए, तो परिधीय या पार्श्व दृष्टि का नुकसान आमतौर पर ग्लूकोमा पर पहला संकेत है, जो कि लॉस ऑफ पेरिफेरल और साइड विजन क्या होता है, यूजुअली द फर्स्ट साइन ऑफ किसका, ग्लूकोमा का। जो हमारा यहाँ पे पूछा है पेनलेस पेरिफेरल लॉस ऑफ विजन एट रिस्क किसके लिए हो सकता है, तो ओपन एंगल ग्लूकोमा में ये चीजें आपकी आएगी। नेक्स्ट आपका देखते हैं एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा सी ऑप्शन में है। इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट विथ आई पेन विथ नोजिया एंड सडन विजुअल डिस्टरबेंस होने लगेगा। ये जैसे ही आंखों में दर्द के साथ जी मिचलाना होगा, साथ में आपको अचानक दिखने में क्या होगा, परेशानी होने लगेगी बिल्कुल सडनली, ठीक है ना। ये आपका एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में जाएगा डियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा ये। ओपन एंगल ग्लूकोमा यदि पूछता है तो आपका पेरिफेरल लॉस ऑफ विजन होगा, इसकी रिस्क होगा, लेकिन हमारा एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का पूछेगा, उसको अचानक दिखाई नहीं देगा, साथ में उसको नोजिया हो सकता है, जी में चला सकता है। तो राइट आंसर उसमें सी करना उस टाइम, और आपका जो भी ऑप्शन रहेगा पढ़ के करना है। जब भी आप एग्जाम में बैठे डियर, सबसे पहले तो अपने गॉड का नाम लीजिएगा, आप अपने भगवान को एक बार याद कीजिएगा तहे दिल से। देन आप पेपर जब भी ऑनलाइन देने जाएं, तो पेपर जब भी स्टार्ट करें तो उससे गॉड को ध्यान रखना है, अपने भगवान को याद करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले अपने माइंड को बिल्कुल ही शांत कर लेना, आपको बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना है। देन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ने के बाद जितने क्वेश्चन आप सही सही जान रहे हैं, 80 to 90 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन जो भी आपसे सही हो रहे हैं उसको सही करना है। देन उसके बाद आपको तुक्का मारने वाली बात आती है, तो जितना क्वेश्चन आपका बचेगा उसको 4 भागों में आपको बांट देना है, ताकि ए बी सी डी जो भी होगा चारों में बांट दीजिएगा, तो कुछ क्वेश्चन तो आपका राइट हो जाएगा, जो कि नेगेटिव मार्क्स की वजह से आप बच जाइएगा उसमें। तो ये आपका सही होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे भी आप अभी टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किए होंगे, या फिर मेरे ही चैनल पे इसमें टेस्ट होगा डियर, उसकी 5 to 10 रुपीज कुछ ऐसा रहेगा चार्ज आपका, जो कि 100 क्वेश्चन मिलेंगे डेली बेसिस पे आपको कुछ दिनों के बाद। तो ये जो चीजें हैं, आपका टेस्ट वगैरह होगा, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि तुक्का मारने के बाद जो हमने बताया मैम के द्वारा जो बोला गया ये चीजें कि 4 ऑप्शन जो बचे ए बी सी डी, उसको अगर आप बराबर भागों में बांटे हैं तो क्या वो सही हो रहा है मेरा या फिर गलत है। तो वो चीजें आप अभी से प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको एग्जाम के टाइम में थोड़ा हेल्प मिल पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रेंज ऑफ आईओपी, इंट्राओक्यूलर प्रेशर का नॉर्मल रेंज पूछा गया। ये भी क्वेश्चन पिछले बार एसजीपीजीआई पीजीआई में भी पूछा है आईओपी से रिलेटेड, और आईओपी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं आपको एक बार जरूर देखना है। 8 to 10 मिलीमीटर mercury, 10 to 12 मिलीमीटर ऑफ mercury, 12 to 22 मिलीमीटर ऑफ mercury, और 15 to देखिए 15 मिलीमीटर ऑफ mercury। 4 ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, 12 से 22 मिलीमीटर ऑफ mercury। ऑप्शन C is correct answer. Next, which of the following condition is associated with increase intraocular pressure? Increase intraocular pressure क्या हो रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बढ़े हुए अंतःस्रावी दबाव से जुड़ी है?
देखिए डियर, डेली 30 क्वेश्चन लिए जाते हैं एक वीडियो में, लेकिन 30 क्वेश्चन को समझिए 50 या 60 क्वेश्चन डेली सॉल्व हो रहे हैं एक वीडियो में, एक टाइम पे, मॉर्निंग टाइम पे। आफ्टरनून में अलग क्वेश्चन मिलते हैं आपको और नाइट में अलग क्वेश्चन मिलता है। 3 शिफ्ट में आपको वीडियो मिल रही है तीनों टाइम पे। तो देखिए यहाँ पे इंट्राओक्युलर से रिलेटेड पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बढ़े हुए अंतःस्रावी दबाव से जुड़ी है? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा, ग्लूकोमा। क्या होगा? ग्लूकोमा। इंट्राओक्युलर प्रेशर जो होता है फ्लूइड प्रेशर होता है इंसाइड द किसमें? आई। एलिवेटेड इंट्राक्युलर प्रेशर इज एन इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर किसका? ग्लूकोमा का। क्योंकि यहाँ भी वही चीज बताया, इंक्रीज इंट्राक्युलर प्रेशर। तो नॉर्मल इंट्राक्युलर प्रेशर रेंजेस फ्रॉम 10 mm ऑफ Hg टू 21 mm ऑफ Hg होता है। 12 से 22 हमने जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में देखा। एंड टोनोमेट्री इज द मेथड आई केयर प्रोफेशनल यहाँ पे देखेगा यूज टू डिटरमाइन दिस दैट टू मेन टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा आर ओपन एंगल एंड एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, जो कि इसके बारे में हम लोग अभी कुछ देर पहले बहुत अच्छे से देख लिए। देखिए डियर, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा हुआ जो कि अलग अलग एम्स में अलग अलग ईयर्स में पूछा गया है। आई से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो आई को आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना। आई से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं डियर, आपको सारे क्वेश्चन को कवर कर लेना इस टॉपिक से। इस टॉपिक से आपका 2 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे इंट्राओक्युलर प्रेशर आंख के अंदर द्रव का दबाव है, जो कि ग्लूकोमा के लिए ऊंचा इंट्राओक्युलर दबाव एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है, जिसमें समान इंट्राओक्युलर प्रेशर इतना होता है। और टोनोमेट्री वह विधि है, टोनोमेट्री से किया जाता है मेथड से, जिसका उपयोग नेत्र देखभाल पेशेवर पर निर्धारित करने के लिए होता है। और ग्लूकोमा के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, जो कि दोनों के बारे में यहाँ जान लिया, ओपन एंगल और एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन पॉइंट पिपल इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। पिन पॉइंट पिपल, पिन पॉइंट पुतली की एक विशेषताएं क्या होंगी? तो बार देखिएगा, बारबिट्रेट पॉइजनिंग, या फिर पॉइंटिन हेमरेज, या फिर ग्लूकोमा, या फिर कोकाइन एब्यूज। 4 ऑप्शन दिया गया डियर। राइट आंसर इसमें क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा इसमें, पॉइंटिन हेमरेज। पॉइंटिन हेमरेज आएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे पिन पॉइंट पीपल या फिर मायोसिस जो होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पीपल अंडर किसका? नॉर्मल लैटनिंग कंडीशंस में, सामान्य प्रकाश व्यवस्था के तहत पीपल का संकुचन होना। जो हमारा पिन पॉइंट पीपल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, किसके अंडर हो रहा है? नॉर्मल लैटनिंग कंडीशन। नेक्स्ट में आपका बारबिट्यूरेट है पॉइजनिंग एंड कोकाइन अब्यूज लीड्स टू ऑफ पीपल, लीड्स टू ऑफ पीपल, यानी कि पुतली की मृत्यु हो जाती है। जैसे कि बारबिट्यूरेट विषाक्तता और कोकीन के दुरुपयोग से पुतली की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु। ये चीज यहाँ दिया गया, बारबिट्यूरेट पॉइजनिंग एंड कोकाइन अब्यूज लीड्स टू ऑफ पीपल। देन उसके बाद ग्लूकोमा अलोन डज नॉट अफेक्टेड पीपल साइज। ग्लूकोमा जो है आपका दिया गया सी में, ग्लूकोमा अकेले पुतले का आकार को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट आपका पॉन्टिन हेमरेज जो दिया गया है, जिसकी राइट आंसर बी है आपका, कॉजेज पिन पॉइंट पीपल। क्या कारण बनता है पिन पॉइंट पीपल का? विच वॉज ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ द सिंपैथेटिक पिपिलरी पाथवेज इन द पॉइंटिन टेगमेंटम। तो देखिएगा, पोंटाइन हेमरेज के कारण पिन पॉइंट पीपल होता है, जो पोंटाइन देखिए टेगमेंटम में सिंपैथिक पिपिलरी पाथवे के विकार के कारण होता है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से आपका राइट आंसर क्या हुआ? पोंटाइन हेमरेज, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेडिकेशन ऑफ चॉइस फॉर अ पेशेंट विथ रेड एंड इरिटेटेड स्किन, विथ रेड एंड इरिटेटेड स्किन फॉलोइंग हील एपिसोड, फॉलोइंग हील एपिसोड। देखिएगा यहाँ पे मेडिकेशन ऑफ चॉइस फॉर पेशेंट विथ क्या हो रहा है? रेड एंड इरिटेटेड स्किन हो रहा है। इसमें क्या एपिसोड होगा? सिल्वर सल्फ, देखिए सल्फर, सल्फर डिआइजिन, देन जिंक ऑक्साइड, या फिर मेफेनाइल एसिटेट, या फिर एक्टुआइट, एक्टुआइट। तो यहाँ पे जो पूछा गया है, among the following is a medication of choice for patient with red and irritated skin हो गया है। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए, जिंक ऑक्साइड इज द मेडिकेशन ऑफ चॉइस फॉर अ पेशेंट विद रेड एंड इरिटेटेड स्किन फॉलोइंग डायरियल एपिसोड। फॉलोइंग किसमें? डायरियल एपिसोड में भी जिंक टैबलेट हम देते हैं। इसमें राइट आंसर आपका क्या हुआ? ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू फंगल इन्फेक्शन ऑफ द फूट। देखिएगा, एथलेटेट्स फूट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एथलीट फूट के फंगल संक्रमण को संदर्भित करता है? इम्पिटिगो, एक्नी, वेल्गेरिस, या फिर टीनिया पेडिस, या स्कैबिज।
फूड के बारे में पूछा गया। फंगल इन्फेक्शन ऑफ द फूड, फंगल इन्फेक्शन किसमें देखने को मिलेगा आपको? ऑप्शन सी होगा टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द नेल इज नॉन एज, सराउंडिंग द नेल इज नॉन एज, नाखून के आसपास के ऊतकों की सूजन के रूप में जाना जाता है, तो क्लबिंग या फिर पोलियोनाइजिया या फिर ऑनक्योलाइसिस या फिर पैरोनाइजिया। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन डी होगा, पैरोनाइजिया, डी इज करेक्ट आंसर। एंड इन्फेक्शन दैट डेवलप अलोंग द एज ऑफ द फिंगरनेल और फिर toenails that is called paronychia. More especially, it is the superficial infection of epithelium lateral to the nail palate that begins as cellulitis. यानी कि जो यहाँ पे दिया गया एक संक्रमक जो नख और पैर की उंगली के किनारे के साथ विकसित होता है उसे पैरोनेशिया कहा जाता है। अधिक विशेष रूप से यह नेल प्लेट के पार्श्व उपकला और एक सतही संक्रमण है जो सेल्यूलाइटिस के रूप में भी शुरू होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द सेल्यूलाइटिस यहाँ पे पूछा गया, इन्फ्लामेशन हो जाएगा सेल्स में, है ना। तो ये आपका जो है आपका सेलुलाइटिस दिया हुआ है जो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, और आपका पैरोशेनिया कहते हैं, ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा डियर, जो कि हमारा क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। किसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है? ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द नेल दैट इज कॉल्ड, आपका क्या है, क्या है आंसर राइट में? ऑप्शन डी आया। ये आपका सेलुलाइटिस भी है, क्या होता है, कॉमन बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन होता है जिसमें से रेडनेस स्वेलिंग ये सब आपकी आएंगी सेलुलाइटिस में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिम्फ डिजीज प्रोड्यूसेस ए कैरेक्टरिस्टिक एन्युलर और सर्कुलर रेस नॉन एज, एन्युलर और सर्कुलर रेस नॉन एज। लाइम रो एक विशिष्ट कुंडलाकार गोलाकार दाने पैदा करता है जिसे निम्न के रूप में जाना जाता है, प्लेक्स, पैप्यूल्स या बुले या फिर बुल्स आई रेस। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, बुल्स आई रेस, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, जैंथोमा रेफर्स टू ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा, ड्राई माउथ या फिर एलोइस प्लेग नियर द इनर कैंथस ऑफ द आई या फिर फैटी ग्रोथ डेवलप अंडर अंडरनेथ द स्किन। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, फैटी ग्रोथ डेवलप अंडरनेथ द स्किन, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिग चेंजेस इन अडलरी स्किन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, बुजुर्ग त्वचा में सम परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल है किसके सिवाय? सेरी एंगियोमस या फिर टेलांजिक्टेसिस या फिर स्पाइडर एंजियोमस या फिर सीडोनेंटोमा एलास्टिकम। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन बी होगा, टेनांजिक्टेसिस, टेनांजिक्टेसिस, बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि एक्सेप्ट में पूछा है। अडलरी स्किन इंक्लूड द फॉलोइंग चेंजेस जो होगा, ऑप्शन सी होगा इसके अंदर में, सी भी होगा और डी भी आएगा, लेकिन बी हमारा नहीं आएगा इसमें, टेलांजिक्टेसिस नहीं आएगा इसमें। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हुआ, क्योंकि एक्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है डियर, डार्क स्किन पीपल आर मोर लाइकली टू डेवलप, डार्क स्किन वाले लोगों को विकसित होने की संभावना अधिक होती है। डार्क स्किन वाले को क्या होता है? केलोइडस या क्रस्ट या मेलानोमा या फिर स्किन कैंसर। तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन सी होगा, केलोइडस, ए इज करेक्ट आंसर। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए थे। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दें।